अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की असेंबली जब भी चलती है बवाल चलती है, बहुत हंगामा होता है और दो बड़े हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल लीडर्स जब आमने सामने टकराते हैं तो क्या होता है। उत्तर प्रदेश की असेंबली इन दिनों जब भी चलती है आकर्षण का प्रतीक बन गई है। आज भी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए और जब ये दो ताकतवर नेता आमने सामने आते हैं तो इनके बीच की जो बहस और संवाद होते हैं बड़े दिलचस्प होते हैं। विपक्ष सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की भरसक कोशिश करता है और सत्ता पक्ष उन पर आक्रमण। तो क्या उत्तर प्रदेश की असेंबली में इस अनुपूरक बजट के बहाने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन हो रहा है? जवाब है हाँ। क्या है ये? आज की चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, इन दिनों असेंबली की प्रोसीडिंग्स देखना बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है और मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि जो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति या उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, जब भी यूपी की असेंबली चले उसकी प्रोसीडिंग्स को लाइव ज़रूर देखा करिए। चैनल पे लाइव देखिए, यूट्यूब पर देखिए। हमारे यहाँ यूट्यूब पर भारत समाचार के उसका पूरा संपूर्ण लाइव प्रसारण होता है जितने वक्त प्रोसीडिंग चल रही होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, या ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप सदन की कार्रवाई देखेंगे तो आप ये जान सकेंगे कि आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि आपके मुद्दों को कितना सदन में उठाते हैं, किस तरह से उठाते हैं, सरकार सदन में उसका जवाब क्या देती है। इसके अलावा कॉमन कंसर्न, कॉमन काज के भी बड़े मुद्दे हैं जो यूपी की असेंबली में उठते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग होता है जब योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने आते हैं। बड़ा दिलचस्प नज़ारा होता है। उस वक्त जो संवाद चल रहे होते हैं इन दो दिग्गज नेताओं के, दोनों उत्तर प्रदेश के ताकतवर नेता हैं, एक सत्ता पक्ष, दूसरा प्रतिपक्ष। और आमने सामने के जो डायलॉग्स होते हैं ना, उनको आप सुनेंगे आपको लगेगा कि लोकतंत्र की जीवंतता क्या होती है। मज़ा आएगा। मैं यूं ही रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, ये अपने अनुभव के आधार पर आपको रिकमेंड कर रहा हूं। आज सदन में सरकार को घेरने की भरसक कोशिश हेल्थ इश्यूज़ पर, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ पर, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ पर, धान खरीद पर कई दिलचस्प मुद्दे उठे जिस पे सरकार ने विपक्ष को जवाब दिया। और अनुपूरक बजट भी करीब 28,000 करोड़ का प्रस्तुत किया गया। अनुपूरक बजट एक सप्लीमेंट्री बजट होता है कि सरकार के मुख्य बजट से अतिरिक्त अगर कोई डिमांड जनरेट होती है तो उसे सप्लीमेंट्री बजट के माध्यम से रखा जाता है और ये वित्त विधेयक की तरह ट्रीट किया जाता है, फिनांस बिल की तरह ट्रीट किया जाता है। आज सदन में एक और महत्वपूर्ण इस बार के यूपी की असेंबली में एक बात आई और इस पर ओपन फोरम में चर्चा होनी चाहिए। हालांकि ये नियमावली भीतर के लिए है, लेकिन भीतर की हर चीज़ बाहर वालों के लिए है, मतलब पब्लिक है। क्या है? ये एक नई नियमावली प्रस्तुत की गई है यूपी की असेंबली में। इसमें सदस्यों के आचरण, उनके व्यवहार, डूज एंड डोंट डिसाइड किए गए हैं। जैसे जोर जोर से हंस नहीं सकते, बहुत जोर चिल्ला नहीं सकते, तख्ती नहीं दिखा सकते, पोस्टर नहीं लहरा सकते, कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ लेकर सदन में नहीं आ सकते, मोबाइल नहीं रख सकते, सदन की लॉबी में कोई धूम्रपान, खैर वैसे भी वो गलत काम है, पोस्टर लेकर नहीं आ सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई बैनर, तख्ती, इनके लाने पर भी प्रतिबंध लग गया है। उसके पीछे कारण ये है कि जब पहले दिन दूसरे दिन सदन चलता है तो इस तरह का बवाल एक परंपरा के तौर पर है कि अपोजिशन सरकार को घेरने के लिए ऐसा करता है। और ऐसा सिर्फ समाजवादी पार्टी करती है, प्रतिपक्ष में रहते नहीं। बीजेपी भी करती थी जब वो अपोजिशन में थी, कांग्रेस भी करती थी, सब कोई ऐसा ही करता है कि पहले दिन ज़बरदस्त प्रतिरोध दर्ज कराया जाता है। बहनों भाइयों, यूपी की असेंबली में ये नई नियमावली को लेकर तमाम सदस्यों का बड़ा विवाद है, लेकिन चूंकि ये अडॉप्ट कर ली गई है और ये लागू कर दी गई है। लेकिन एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में क्या इस तरह के प्रतिबंध विधायकों पर लगने चाहिए या उनको अपनी बात कहने की एक आज़ादी होनी चाहिए ताकि वो अपनी बात कह सकें लोगों के बीच? ठीक है, सदन की कुछ मर्यादाएं होती हैं, हमें उनका पालन ज़रूर करना चाहिए। सदन कोई मछली बाजार नहीं है, कोई हंगामे की जगह नहीं है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम रहकर सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। वही एक इकलौती जगह है जहां पर सरकार जवाबदेही के दायरे में खुद ब खुद सामने मौजूद होती है और उससे उच्च कोई जवाबदेही उत्तर प्रदेश की हुकूमत में नहीं है। डेमोक्रेसी में सदन ही सर्वोच्च जवाबदेही की जगह है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि ज़रूर देखा करिए
क्योंकि अब असेंबली में एक दूसरे पर जिस तरह से हमले होते हैं वो देखना भी बड़ा दिलचस्प होता है। जो देखने आप डिबेट में जाया करते हैं उससे ज़्यादा हाई प्रोफाइल लीडर्स आमने सामने लड़ रहे होते हैं और कई बार बड़ी दिलचस्प बातें भी हो रही होती हैं। जैसे आज योगी आदित्यनाथ जब बोल रहे थे उसके ठीक पहले अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा, इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा, धान खरीद का मुद्दा उठा दिया। नेता सदन यानी मुख्यमंत्री मौजूद थे तो उन्होंने प्रतिकार भी उसी तरह से किया। कहा जैसे सवाल सामने से आएंगे जवाब भी उसी भाषा में दिए जाएंगे। तो है ना कितनी इंटरेस्टिंग बात। तो इन डिबेट्स के जरिए हम ये समझेंगे कि क्या विधायकगण अपने जनता का जिनसे वो चुनकर आए हैं उनके प्रति जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है सदन के भीतर या नहीं, और सरकार अपनी जवाबदेही से भाग तो नहीं रही है। क्योंकि जनता ने बीजेपी को चुना है सरकार के लिए और अपोजिशन को चुना है सरकार पर नज़र रखने के लिए। क्या ये दोनों अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, ये देखने का दायित्व जनता ने किसे दिया है? हमें दिया है, अनऑफिशियली दिया है। हमें चुना नहीं है लेकिन हमें ये दायित्व दिया है कि तुम इन दोनों पर नज़र रखना। तो हम इन दोनों पर नज़र रखते हैं कि आपकी बात ये किस तरह से उठाते हैं और ये सदन में किस तरह का आचरण करते हैं। कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। बरसात के समय जल जमाव वाले क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार की बातें देखने को मिलती हैं और ये केवल डेंगू के मामले नहीं होते, इंसेफ्लाइटिस के भी मामले होते हैं, मलेरिया भी होता है, कालाजार भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है। तो आपकी जानकारी के लिए, हो सकता है कि काफी दिन हो गए मंत्री पद से हटे हुए, तो आप भूल गए होंगे, तो आपके संज्ञान में लाने के लिए हमने दिया था। इधर रहते तो हो सकता है कि कुछ लॉलीपॉप मिल भी जाता, लेकिन वहां रहकर के अब वो कभी नहीं मिला। मैं केवल 2 घटनाएं बताना चाहता हूं राजधानी लखनऊ की और इनकी सरकार की नाकामी, इनके हॉस्पिटल्स की व्यवस्था, डॉक्टर्स का इंतजाम। पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के वो अपने बेटे को लेकर के आते हैं, उनके बेटे को यह जानकारी मिलती है कि इसका इलाज अगर जल्दी नहीं हुआ तो जान नहीं बचेगी। वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भागे और इलाज के लिए वो एडमिट नहीं करा पाए और उनके बच्चे की जान चली गई। इसका जवाब क्या है डबल इंजन की सरकार के पास? तो लगा ना आपको कितना इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। इसलिए कल जब सदन की कार्रवाई हो तो भारत समाचार यूट्यूब पर सदन की कार्रवाई लाइव प्रसारित करता है। चैनल पर भी दिखाते हैं लेकिन यूट्यूब पर पूरी कार्रवाई का प्रसारण होता है। ज़रूर देखिएगा, कल भी बहुत दिलचस्प बहस होने वाली है। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं। ब्रजेश शुक्ला जी जाने माने पत्रकार हैं राजनीतिक मामलों के उत्तर प्रदेश के। अरुण राजभर एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद इस दिलचस्प डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। एसएन सिंह आज बहुत दिनों के बाद पकड़ में आए हैं। एसएन सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सरकार की जवाबदेही के लिए विपक्ष जिस तरह से सदन के भीतर अटैक कर रहा है, सरकार तो घिरती है कई बार, लेकिन ये नियमावली की आड़ में बचने की कोशिश क्यों हो रही है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, सत्ता पक्ष की जितनी भागीदारी और जितनी खूबसूरती से वो जवाबदेह है जनता के प्रति, उतना ही विपक्ष भी जवाबदेह है। क्योंकि लोकतंत्र की 2 धुरी है। विपक्ष भी अपनी भूमिका को अगर अच्छे तरीके से निर्वहन करता है, सत्ता पक्ष भी अच्छे से निर्वहन करता है, तभी मुझे लगता है कि लोकतंत्र में की जो खूबसूरती है और निखर कर आती है। इसी तौर पे भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 6 वर्षों से सरकार है। आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस पारदर्शिता से सबके विकास के लिए कार्य किया, उसको लेकर जनता जो जनार्दन होती है, और लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाती है अपने क्रियाकलाप को लेकर, अपने विकास मॉडल को लेकर, और जनता भारतीय जनता पार्टी के विकास मॉडल को अपनाती है। और उन लोगों को, जैसे समाजवादी पार्टी के लोग, वो सरकार और सत्ता में भी रहते हैं तो सवाल उठाते हैं, मचाते हैं, सत्ता में रहते हैं तो सवाल किस पर उठाते हैं? अपने ही परिवार के लोगों पर, बंटवारे पर, तुष्टीकरण की राजनीति पर और बवाल मचाने का कार्य करते हैं।
एक नारा बुलंद करते हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, और उत्तर प्रदेश में बड़े दंगे कराते हैं, लूटपाट कराते हैं, सैफई में नाच गाने कराते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो विकास के कार्य होते हैं। तो निश्चित तौर पे चर्चा होना चाहिए। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, चर्चा किस पर हो रही थी? धान खरीद पे, स्वास्थ्य पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, एजुकेशन पे। आपके मंत्री लोग गुस्सा होकर जवाब क्यों देते हैं? भाई विपक्ष सवाल पूछ रहा है, चुनकर वो आए हैं, आपकी जवाबदेही सदन में है, आप गुस्सा क्यों जाती हैं आपके मिनिस्टर लोग? जनता ने हमें चुना है ब्रिजेश जी, तो सबसे प्रथम जवाबदेही हमारी है कि हम बताएं कि अगर 10,000 करोड़ गन्ने मूल्य का भुगतान छोड़कर समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी, जो अपने पूरे कालखंड में जितना भुगतान नहीं की थी उससे ज्यादा 2 लाख करोड़ से अधिक गन्ने मूल्य का भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। तो निश्चित तौर पे हम जनता के प्रति जवाब दें। लेकिन ऐसी समाजवादी पार्टी जो गुमराह करने का कार्य करती है, जो ये नहीं बता समय में 14,000 ये नियमावली इतनी सख्त क्यों बनाई है कि ये बैनर नहीं कर सकते, पोस्टर नहीं दिखा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इतने प्रतिबंध क्यों लगा रहे हो सदन में? तो वो इस नाते बनाती है कि उससे समाज में एक समरसता है। इसके पहले आप देखे होंगे लगभग 25-26 साल का एक कालखंड देखे होंगे जिसमें टेबल पर चढ़ के हाथ से और तमाम जो भी वस्तु उनके पास थे, इस तरह से विधानसभा में आपस में लड़ाई होने का कार्य होता था। तो उस तरह के कार्य न होने रिकॉर्ड रहा है हमारी असेंबली का, कई रिकॉर्ड सेट किए हैं। जनता में एक खराब सा मैसेज आता है कि जो जनता के जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो विधानसभा में, लोकसभा में इस तरह से कार्य करेंगे तो जनता क्या सोचेगी जी। ऐसा कार्य न करने पाए उनके पास। एसएन सिंह जी हमारे साथ मौजूद रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। 26 साल पहले, 24 साल आपका शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को नेक्स्ट लेवल पे ले चलते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। मैं दीपक रंजन को इनवाइट करता हूं इस डिबेट के लिए। एसएन सिंह जी धन्यवाद, धन्यवाद। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ दीपक रंजन है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये नई नियमावली को लेकर आपकी पार्टी की क्या ओपिनियन है? ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगे हैं? क्या आप लोग बहुत शोर शराबा हंगामा करते हैं, आचरण ऐसा करते हैं कि इस तरह की नियमावली लाई जाए? देखिए ब्रिजेश जी, समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक जनता की आवाज़ उठाती रही है और लगातार उठाती रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये लोकतंत्र को कमज़ोर करना चाहती है। हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र और मजबूत हो। लोकतंत्र में जो चुन करके आया है, जो जनप्रतिनिधि है, कम से कम वो फ्लाई कार्ड के माध्यम से लोगों विधानसभा में उठा करके लोग जाने समझें कि विपक्ष क्या मांग करना चाह रहा है। और अभी हमारे भाई एसएन सिंह साहब ने कहा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये समाजवादी पार्टी का नारा हुआ करता था। सुभाषपा आपका घटक दल है या नहीं है? और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आप भूल गए कि उन्होंने खुले मन से क्या कहने का काम किया था? अरे आपके बगल में बैठे हुए हैं, प्रवक्ता का हिस्सा है अरुण राजभर जी। आपने कभी पूछा उनसे कि इनके पिताजी ने क्या कहा था, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा था? आप उनको अपने गोद में लेकर के लिए हुए हैं ना, उनको मंत्री बना रहे हैं। सरकार की जवाबदेही को ठीक तरीके से बात रख के भी सुनिश्चित कराया जा सकता है। मैं देखता हूं कि ऐसी जेस्चरिंग की जाती है ना कि जैसे बस अभी तुम्हें फिट कर देंगे, वो करें अभी तुम्हें फिट कर देंगे। ऐसा क्यों होता है? मतलब इस तरह की बॉडी लैंग्वेज क्यों शो होती है? हम लोग आराम से भी डिबेट कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पे करते हैं। एक सुरेंद्र राजपूत छोड़ के यहाँ सब लोग आराम से बात करते हैं। नहीं, इन्होंने बात ही ऐसी उठाई वहां पर, तो मैं तो उनको याद दिलाना चाहता हूं ब्रिजेश जी कि इन्हीं के घटक दल हैं सुभाषपा के लोग। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा था खुले मन से कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन तुम्हारी है। इनको पुरानी बातें याद है, ताजा बातें तो राजभर के पीछे पड़ गए। एक तो वैसे ही परेशान है और आप अलग से तनाव दे रहे हो। मैं तो एसएन सिंह साहब से चाहता हूं कि अविलंब इनको मंत्री बनाए। क्यों नहीं बना रहे मंत्री? आपके कहने से नहीं बनाएंगे। आपकी सिफारिश चलेगी क्या? विजय जी, मेरे हाथ में तो है नहीं। मेरे हाथ में होता तो शायद हम लोग सोचते भी, हम तो इनसे इल्तिजा कर सकते हैं, दरखास्त दे। एक राजभर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो तो पूरे प्रदेश से बर्दाश्त नहीं। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। ये नई नियमावली जो सदन के लिए आई है, इसके बारे में आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? अब तो खैर ये इम्प्लीमेंट कर दी गई, इस बार से लागू है। क्या ये आवाज़ दबाना चाहते हैं आपकी? ब्रजेश भाई, कुछ चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और मैं पहले तो आपको धन्यवाद दूं कि बहुत लंबे अंतराल के बाद आपने इतनी सार्थक और इतनी अद्भुत चर्चा रखी। इसके पहले मैं सब फालतू नहीं, फालतू नहीं, लेकिन इतनी सार्थकता से आज जो चर्चा की आपने, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि आपने लोकतंत्र में उभरते हुए जो हिटलर शाही को आपने पकड़ा है आज की डेट में। आपने ये भी पकड़ा है कि सड़क पर
पुलिस के जरिए दबा दिया जा रहा है लोकतंत्र में विरोध, और सदन में नियमों के जरिए दबा दिया जा रहा है। यानी आप डिक्टेटोरियल एटीट्यूड की तरफ चल रहे हैं। धीरे धीरे बहस खत्म होगी, धीरे धीरे सड़क से लेकर के सदन तक भारतीय जनता पार्टी का जो वो हिटलर शाही वाला रवैया है, मुसोलिनी वाला जो रवैया है कि आप ड्यूमा को खत्म कर दीजिए, यानी संसद को, लोकतंत्र को आप एक अपनी हिटलर शाही में या क्या नाम डिक्टेटोरियल एटीट्यूड में आप ले आइए, उसकी ये प्रथम सीढ़ी है। अगर ये बात मान ली जाएगी तो निश्चित तौर पर फिर दूसरी सीढ़ी आएगी, दूसरी सीढ़ी मान ली जाएगी, तीसरी सीढ़ी आएगी। इसका आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब से पीएमएलए एक्ट में संशोधन किया, पीएमएलए एक्ट में संशोधन किया, किसी को भी 2 साल की सजा देते हैं और 2 मिनट में सदन से किसी भी सदन से, उच्च से क्या नाम विधानसभा से, लोकसभा से बाहर कर देते। उसके बाद लड़ता रहे, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता रहे। सुप्रीम सर वो कोर्ट पीएमएलए नहीं है, आपको पीएमएलए के सपने आ रहे हैं। पीएमएलए ईडी वाला है सर। नहीं, ईडी से लेकर के सारी चीजों में सर ये आप ये नहीं, सदन से डिस्क्वालिफिकेशन के अलग रूल्स हैं। नहीं, सदन से डिस्क्वालिफिकेशन में भी पहले मैं अंदर की बात नहीं, मैंने पहले बाहर की बात करी। ओके, मैं बाहर की बात कर रहा हूं, आप उठाइए। हाँ, आपने सदन वाली बात कही। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, छोटी सी बात, यहां पर आउट ऑफ कंटेस्ट नहीं है। आजम अब्दुल्ला को 153 में 2000 क्या नाम वो 2 साल की सजा दी गई और उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई। आप मुझे एक केस पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए, एक केस जिसमें 153 पे 2 साल की सजा हुई हो। 153 पे मैं आपको बताऊं कि अगर 153 पे 2 साल की सजा होने लगे तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सहित लगभग 250 विधायक भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जो सदन से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर 153 पे 2 साल की सजा। ओके सर, एक सवाल और एक सर सुनिए, इंपॉर्टेंट बात है प्लीज। दूसरी, आप राहुल गांधी जी की बात उठा लीजिए। राहुल गांधी जी को सजा हुई 2 साल की, किस बिना पे कि साहब उन्होंने जो है मोदी सरनेम को गाली दी, अवमानना कर दी। अवमानना का जिस दिन से नियम बना है और आज तक अगर आप एक केस बता दें कि उसमें 2 साल की सजा हुई हो, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की असेंबली में आप लोग के साथ एक बड़ा कांड हो गया है जो आपको भी पता नहीं है, चाहे याद है या नहीं, या आपको बताया गया है कि नहीं। आपके पास यूपी की असेंबली में कांग्रेस विधानमंडल दल के पास एक अच्छा खासा ऑफिस था, कार्यालय था। अब आपसे वो छीन लिया गया है और आपको केबिन में बिठा दिया गया है। भैया तो ऐसा है ना, जब जनता ने ही केबिन में बैठा दिया तो बाकी हम क्या करेंगे। दो विधायक हैं हमारे। हाँ, ठीक बात है। आप मेरी बात समझिए, ये तो कुछ चीजें देखिए, कुछ चीजों पे हम वितंडावाद नहीं, क्योंकि मूल मुद्दों से हमें नहीं भटकना है। आप मूल मुद्दों से भटकाना, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हो रही है, इसमें हमारा केबिन भी छीन लीजिए, जेल भेज दीजिए, हमें समस्या नहीं है, वो हम लड़ लेंगे। मैं तो आप ही की पैरवी कर रहा था। अरे हमारी पैरवी की जगह ब्रजेश जी लोकतंत्र एक ऑफिस दिया जाए भाई, ऐसे कैसे? सुनिए, आप हमारी पैरवी की जगह लोकतंत्र की पैरवी कर लीजिए, हमारी पैरवी की जगह आप बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की पैरवी कर लीजिए, महिलाओं को सस्ता सिलेंडर दिलाने की। भारतीय जनता पार्टी को याद तो दिला दीजिए कि होली दिवाली कह रहे थे एक सिलेंडर फ्री देंगे। राजस्थान में 450 का दे रहे हैं, पता है सर? हमने तो सत्ता में आएंगे 450 को मिलेगा। जब आएंगे, जब क्या नाम जाट मरा, जब क्या वो गलत हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगी सर। तो ओके, मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू सर। सर 10 सेकंड और पर मैं दूंगा समय, नेक्स्ट उसमें ले लीजिएगा। अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजभर जी, आपका शुक्रिया। ये सदन में इन दिनों बड़ी आक्रामकता एक दूसरे पर दिखाई जा रही है, कारण क्या है? पॉलिटिकल राइवलरी है या फिर ये मसला पर्सनल हो गया है? जिस तरीके से सवाल उठते हैं, विपक्ष द्वारा जो सवाल उठाने चाहिए और सत्ता पक्ष द्वारा जो जवाब देने चाहिए, बखूबी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार के माननीय मंत्रीगणों ने जवाब दिया है। और सवाल जिस तरह से इस सदन में सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सार्थक सवाल हो रहे हैं, ये स्वागत योग्य सवाल है। कम से कम जो अराजकता और गुंडागर्दी का जो परिचय परंपरा चल रही थी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने उसको खत्म करके एक सकारात्मक जनता के मुद्दों पर चर्चा करने की एक नई पहल शुरू किया है। इसके लिए तो उनको बधाई देना चाहिए। अभी चर्चा हो रही कि मुद्दों पर, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे नौकरी का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, आप भी, हम भी, सभी पूरे देश के लोगों ने कोविड के समय में बड़े लंबे अंतराल तक संघर्ष झेला है। और त्रासदी जो झेला गया, उसमें जब कोवैक्सीन देश में बनाया, भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया, तो मजाक किसने उड़ाया था? समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि ये वैक्सीनेशन मोदी का है, इसको मत लगाओ, नहीं तो कोरोना फैल जाएगा। अब आप देखिए कि जो नफरत कोरोना के समय पर वैज्ञानिकों पर सवाल उठाया,
आज वो सदन में कह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में स्थिति खराब है। 30 मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो कल तक कागज पर विकास दिखाए जा रहे थे, आज धरातल पर उसको उतारा जा रहा है। ये चीजें उनके चश्मे में नजर नहीं आ रही है। अभी हमारे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमको जनता ने केबिन में बैठा दिया है, और जनता ने केबिन में बैठा दिया इसीलिए तो कि आप नकारात्मक राजनीति को स्वीकार कर रहे हैं। जनता ने उन बुनियादी मुद्दों को उठाने का प्रयास किया कि आपको सदन में भेजा हूं तो आप हमारे मुद्दे की बात करिए, चाहे वो शिक्षा की हो, रोजगार लेकिन की ये हो, स्वीकारने का साहस भी तो होना सड़क की हो। चाहिए कि जनता ने आपको केबिन में बिठा दिया। वो साहस किया सुरेंद्र राजपूत ने, आप उनको डिमोरलाइज क्यों कर रहे हैं स्वीकार करने में? नहीं, वो तो आप तो स्वीकार भी नहीं करते हैं, वो कम से कम एक्सेप्ट कर लेते हैं गलती करते हैं तो। नहीं, हम तो स्वीकार कर ही रहे हैं कि जनता के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर 20 करोड़ लोगों 20 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज में खर्च किया, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। हमने धर्म और जाति देखकर कार्रवाई नहीं किया, लेकिन अब जिन लोगों को एक विशेष जाति का वोट लेने के लिए दूसरे वर्गों पर प्रहार करते हैं, उन वर्गों को भी बड़ी संख्या में माननीय ओम प्रकाश राजभर ने इलाज के लिए 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 2 लाख, जो जैसा सहायता मांगा माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको दिलाने का प्रयास किया। 2 दिन हो गया सदन में हर विधायक ओम प्रकाश राजभर कुछ बोल नहीं रहे हैं, जनता के मुद्दे पे चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों भाई? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मुद्दे, हम तो जनता के मुद्दे आवाज निकल रही है, अब जुबान बंद हो गई। मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री गणों से सवाल लगे हैं, नहीं प्रश्न लगे हैं, हमसे प्रश्न लगेगा, हम जवाब देंगे। भाई आपको भी तो पूछना चाहिए ना, हमारे प्रश्न के चौथी सबसे बड़ी पार्टी है आप सदन के भीतर, आपको पूछना चाहिए था। 5वीं, सॉरी। मैं सदन में पिछड़ों के हित के लिए प्रश्न लगाया हूं। आप मेरा नंबर का इंतजार करिए, जब मेरा नंबर आएगा तो हमारे नेता जवाब देंगे, बोलेंगे। मुझ पर चिल्लाने के बजाय ये बताओ कि कौन से सवाल किए हो, बताओ। चलो देखिए, सबसे पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में गरीबों के जो बिजली के बिल जो उपयोग नहीं कर रहे हैं, उठाया मुद्दा नहीं उठाया। आज बिजली पर कितनी लंबी बहस हुई। माननीय मंत्री, आज इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, इलेक्ट्रिसिटी के इशू पर सदन में 2.5 घंटे बहस चली है। आपका तो कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं था। हाँ बिल्कुल नहीं, जितने लोगों का सवाल एक समान था, उन सभी लोगों का लिखित मांग लिया गया। और देखो आजकल मैं क्या है, फुल टाइम लगा के देखता हूँ सदन में क्या हो रहा है। भाग नहीं सकते हो, जवाब देना पड़ेगा। और आप दोनों पे नजर रखने के लिए जनता ने हमसे कहा कि नजर रखो। जनता की जो समस्या है, नहीं, जनता की जो समस्या है, मैं सदन में जो चीज नहीं बोली जा रही उसको लिखित भी दिया जा रहा है, और वो लिखित भी आ रही है। और यही तो ये मुद्दा क्यों नहीं कह देते हो साफ साफ कि हाँ गुस्सा है, ने... शपथ हो जाएगी तब फिर बात करेंगे, या तो मान लो। नहीं, देखिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी शपथ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आपको 2017 से 18 के बीच में मंत्री रहा हूं, अब मंत्री छोड़ करके लड़ाई लड़ा हूं। ऐसा नहीं कि हम मंत्री के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए जनता का हित और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जो खुशहाली है, इज्जत की बात होती है। पता नहीं एसएन सिंह इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं। एक इज्जत की बात होती है, मिल जाए मंत्री का पद, भाई आदमी आगे बढ़े, अपना काम करे, एक झंडा डंडा प्रोटोकॉल हो जाता है, ठीक रहता है। देखिए क्या बुराई है बन जाने में, पता नहीं देने में क्यों इतना वक्त लगा रहे हैं। उचित समय आएगा हमारे, पता नहीं भैया, हम तो 3 महीने हैं रंजन साहब, 3 महीने में इतनी डेट आ गई कि अब तो मैंने पूछना भी बंद कर दिया कि कौन सी नई डेट है। नहीं, देखिए क्या है, वो उचित समय आने पर उसका निर्णय होगा, ऐसा नहीं है। उचित समय पर मैं भी अब सवाल पूछूंगा, चिंता करनी चाहिए, न रंजन साहब को चिंता करनी चाहिए। जनता उत्तर प्रदेश की चिंता कर रही है, हम उनकी चिंता कर रहे हैं। ठीक बात है। मैं ब्रजेश शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मामलों के बड़े पत्रकार हैं और जानकार भी हैं। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है। इस बार सदन बहुत बदली हुई है, आप तो 30-35 साल से सदन देख रहे हैं कार्रवाई, क्या परिवर्तन इस बार पा रहे हैं? और एग्रेशन भी कुछ अधिक बढ़ गया इन लोगों के बीच, आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज, सवाल जवाब, शब्दावली, इससे एहसास हुआ? ब्रजेश जी, एग्रेशन ठीक लगता है सदन में यदि आप वाणी से उसको प्रस्तुत करें तो। हुआ क्या है कि पिछले तमाम वर्षों से मैं देखता रहा हूं, धीरे धीरे सदन जो है अपनी गरिमा खोता चला गया। जिसकी जिम्मेदारी थी उसकी गरिमा बनाने की, वो लोग नए नए प्रयोग करने लगे, नए नित्य नए शोध होने लगे कि कैसे कौन सी वेशभूषा में जाया जाए, कौन सा चक्कर चला दिया जाए जिससे कल मैं बैनर बन जाऊं, समाचार बन जाऊं, लीड बन जाऊं। मैंने बहुत नजदीक से इस सदन को चलते और उस गरिमा को मैंने देखा है।
जब लोग बहस करते थे। एक बार रविन्द्रनाथ तिवारी थे, फैजाबाद के विधायक थे, समाजवादी पार्टी, कट्टर समाजवादी पार्टी, वो रोज पढ़ के आते थे, बड़ी तैयारी करते थे। यहाँ पर क्या करते थे, जो शोधार्थी थे, जो शोध करते थे कि कैसे सदन को डिस्टर्ब किया जाए, वो रोज वो कर देते थे। एक दिन आंसू भराए, कहने लगे बताइए क्या होगा मेरी तैयारी का, मैं क्यों तैयारी करूं, रात भर मैं प्रयास करूं, तैयारी करूं, प्रश्न लगाऊं, उसके बाद जब समय आता है तब ये होता है, तरह तरह के ड्रामेबाजी शुरू होती है। तो सदन जो है, सदन को वास्तव में सदन वाणी के लिए है, और आप अपनी जितनी समस्या को उठा सकते हैं, इतना मारक है इसकी, इसमें बोलने के जो अवसर मिल जाए, इतना मारक है कि मैंने देखा है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लगाने के बाद आप सदन में आए और यहां से सचिवालय ने उसको भेजा संबंधित अधिकारी के पास, तब तक वहां काम शुरू हो गया और बाकायदे वहां से रिपोर्ट आ गई कि साहब एक काम कर दिया गया है। लेकिन धीरे धीरे आजकल सबसे इंटरेस्टिंग क्या होता है कि योगी और अखिलेश की तकरार, ये निश्चित है एक दिन में 2-3 बार तो होनी ही होनी है, और वो बड़ा वाइब्रेंट होता है, वो और बड़ी लाइवनेस रहती है, मतलब अचानक अनप्लान्ड उठते हैं दोनों। नहीं, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र जो है यही है, और लोकतंत्र ये जो है लोगों को बांध के रखता है कि साहब देखो अब इसका क्या जवाब दिया, अब इन्होंने क्या जवाब दिया, और ये इतने मारक प्रश्न और इतने मारक जवाब कि साहब लगता है कि हाँ हम असली लोकतंत्र में जिंदा हैं जी। तो इसलिए ये जो प्रकरण आते हैं, तो आप क्या करते थे, एक छोटा सा सवाल जैसे अनुपूरक सवाल पूछ लिया, अब हम समझते हैं कि अरे ये क्यों पूछा, पता चला कि मंत्री फंस गए। मैंने मंत्रियों को हाथ जोड़ते देखा है सदस्यों के कि साहब अब बैठ जाइए। विधानसभा अध्यक्ष को या पीठासीन अधिकारी को ये कहते कि भाई अब मंत्री जी बहुत लज्जित हो चुके हैं, अब आप खत्म करिए इसको। मंत्री जी कह रहे हैं कि आगे सूचना मंगा देंगे। पर आजकल तो गुस्सा हो जा रहे हैं, लड़ने लगते हैं, आजकल थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर है। वो मैं बताऊं ब्रजेश जी, पहली बात तो एक तो बात आप अभी कहे जो मोबाइल ले जाने वाली बात है, मोबाइल ये तो इतना अच्छा काम हुआ है। जितने विधायक थे वो नीचे करके पता नहीं क्या देखा करते थे मोबाइल में अपना। अरे ब्रजेश जी, कई लोगों को मैंने देखा सदन के भीतर रील बना रहे थे। हाँ, रील बनाते, मुझे किसी का भेजे थे, ये अक्सर भेजते रहते हैं अरुण। और कई विधानसभाओं में तो लोगों को तमाम फिल्में देखते हुए खबरें आई हैं, कार्रवाई भी हुई उस पर। तो सदन इसके लिए नहीं ये है। नई नियमावली कुछ डिसिप्लिन ला पाएगी, या जैसे उन्होंने रोका तो इन्होंने कहा ठीक है हमको काला कब नहीं दिखा सकते, हम काले ड्रेस पहन के आएंगे, पोस्टर नहीं लहरा सकते, सीने पे चिपका के आएंगे, पीछे चिपका के आएंगे, अब क्या कर लोगे? हाँ, तो ये अब ये नियमावली में ये नहीं है। किसी के शरीर पे पोस्टर चिपका हुआ है तो आप उसे रोक नहीं सकते। आपने लहराने के लिए मना किया है ना, चिपकाने के लिए थोड़ी मना किया है। काले कपड़े पहन के आए, काले कपड़े पहन के आए, ये भी एक वो था, ये भी बड़ा मारक चीज है। आप समझ लीजिए अटल जी बैलगाड़ी से लोकसभा पहुंच गए थे, और वो ये क्या कम दिन था पूरे देश में, आज भी उसकी चर्चा होती है। बड़े बड़े पर आप क्या मानते हैं कि अब थोड़ा सा असेंबली प्रोसीडिंग्स दिलचस्प हो गई हैं बहुत इस वक्त? बहुत दिलचस्प हो गई है। और दूसरी बात ये है कि अब मैं बहुत सालों बाद बहस को सुन रहा हूं, सदन को चलते देख रहा प्रसारण किया करते हैं, सिर्फ हमारे यहाँ देखा करिए। नहीं, वो आपका मैं देखता हूं, आपका तो सारा थैंक यू ब्रजेश जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र सिंह जी भी आ गए हैं हमारे साथ आज सदन में भी। वीरेंद्र जी कार्रवाई के वक्त भी वहाँ मौजूद थे। वीरेंद्र जी, ये आजकल सदन में मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, एक तो नियमावली जब से बदली है तब से कुछ इस बार अनुशासन मुझे देखने को मिला, लेकिन एग्रेशन सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच बहुत बढ़ता जा रहा है। और एग्रेशन किसके मुद्दों पर? जनता के मुद्दों को लेकर। देखिए, जो परिवर्तन विधानसभा की नियमावली में आया है और जो आंदोलन के स्वरूप बदले हैं सियासत में, उन पर आज सारगर्भित बात होनी चाहिए। बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जनता के पैसे से, करोड़ों रुपए से विधानसभाएं, संसद ये सब चलती हैं, और वहाँ पर करोड़ों रुपया खर्चा होता है।
एक एक दिन में। तो स्वाभाविक है कि जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। धरना प्रदर्शन, बवाल, पोस्टर, अध्यक्ष के आसन के सामने नारेबाजी, ये सब चीज़ें थोड़ी देर तो शोभा देती हैं, लेकिन अगर लगातार होती हैं तो परेशानी बनती है और प्रदेश का भी नुकसान होता है। कोई नई चीज़ होती है उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि क्या बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी। ये नियमावली जब कभी वो विपक्ष में जाएगी तो उस पर भी ये नियमावली लागू होगी। तो जिसने बनाया है उसका भी सम्मान है, क्योंकि एक टाइम था कि कांग्रेस ने 2 साल से ज़्यादा की सज़ा पर सदस्यता जाने का कानून बनाया था। आज उसी कांग्रेस पर बहुत सारे जगहों पर उसका अमल हुआ। राहुल गांधी की भी सदस्यता उसी चक्कर में चली गई। तो जिसके लिए जो बनाया गया उसको भी एक दिन उसको खुद को सामना करना है। पहले एक बात जरूर थी कि नेता ये कहता था कि अब सदन से लेकर सड़क तक संग्राम होगा, लेकिन अब वो संग्राम करने की स्थिति में नहीं है। अगर करेगा तो मुकदमा लिखा जाएगा और फास्ट ट्रायल है इसका, और उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में 6 महीने साल भर में सजा हो जाती है, सदस्यता चली जा रही है। नेता डर के मारे आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। ब्रजेश जी, अगर सोशल मीडिया ना हो तो फिर ये आंदोलन अब इनके लिए कई जगह बची नहीं कि कोई नेता कर सके। ये और विपक्ष के सामने सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि सत्ताधारी दल का नेता कोई आंदोलन करेगा नहीं, विपक्ष के लिए मुसीबत है। आपको याद होगा कि आजम खां और पिता और पुत्र की सदस्यता सड़क पर धरना देने की वजह से गई है, और इस कानून से पहले और यूपी असेंबली में सब लागू होने से पहले हुआ है, और ये सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं इसके। लेकिन समस्या इस बात की आती है कि अगर विपक्ष आंदोलन नहीं करेगा, धरना नहीं देगा, तो कैसे, कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ज़्यादा अखबार छापते नहीं, टीवी ज़्यादा दिखाता नहीं, सोशल मीडिया से वो थोड़ा बहुत अपनी बात आगे पहुंचा सकते हैं। हमने वो दौर भी देखा है जब भाजपा भी सदन में धरने पर बैठी है, रात रात तक सदन में बैठी है, परिषद में भी बैठी है, सपा ने भी आंदोलन किया है। अब जब पोस्टर बैनर पर प्रतिबंध लगाया गया तो बताया कि वो पीठ पे पोस्टर चिपका के आ गए, काला कपड़ा पहन के आ गए। आज हमको एक विधायक जी मिले थे जनपद में, बाल रंगवा रहे थे काला, कहीं अगर सब बंद हो जाए तो बलवा तो काला रहे, ये काला बाल से हम विरोध करके आएंगे। इसको कैसे रोक लेंगे? कब मुंडन कराएंगे हमारा? नहीं, खिजाब बहुत जरूरी। तो वो बाल काला करवा रहे थे, कहीं ये भी एक विरोध का तरीका है, और जवान भी बने रहेंगे इसी बहाने। एक रास्ता दिखा दिया सुरेंद्र राजपूत को आपने। तो ब्रजेश जी, अब तो घोटालों पर भी लोग आंदोलन नहीं कर पाते। वो दौर अब बीत गया जब हम लोगों ने सुना था कि जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, भर दो जेलें। अब वो स्थिति नहीं रहेगी। वो अब हमें आपको आने वाली पीढ़ियों को दृश्य नहीं देख पाएंगे। ये तकरार क्यों होती है इतनी योगी और अखिलेश के बीच, आपने देखा होगा? देखिए, ये जरूर है कि दोनों नेता एक दूसरे पर बहुत कड़ा प्रहार करते हैं, लेकिन सदन के बाहर दोनों एक दूसरे का सम्मान भी बहुत करते हैं। और योगी आदित्यनाथ ने पिछले 7 सालों में शिष्टाचार निभाया है कि बड़े नेताओं के जन्मदिन पर, उनके व्यक्तिगत कामों में उनकी अपनी जो बधाई है, संदेश है, व्यक्तिगत टेलीफोन पे बातचीत है, ये वो करते हैं, और विपक्ष के नेता भी उनको सम्मान देते हैं। ये जरूर है कि जनता के मुद्दों पर तो बात होनी चाहिए। हाँ, अखिलेश यादव आजकल ब्रजेश पाठक और कभी कभी केशव मौर्य पर बहुत ज़्यादा टूट पड़ते हैं, ज़्यादा ना वो अपना उनकी तकरार हो जाती है। अक्सर देख रहा हूँ हेल्थ के मुद्दे बहुत उठाते हैं। हाँ ब्रजेश जी, लेकिन इन सब जो आमरण अनशन होता था, घेराव कर देते थे, तमाम सारी चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक फायदा जरूर हुआ कि अब पुलिस को उतना लाठी चार्ज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये सड़क बाधित करते थे तो पुलिस लाठी मारती थी। नेताओं का हाथ पैर टूटने से बचा लिया भाजपा ने। एक चीज़ तो ये अच्छा हो गया कि पहले मार खाते रहे, अस्पताल में इमरजेंसी फुल हो जाती रही। हमने तो देखा है कि यही भाजपा के एक एक बेड पर 3-3 विधायक लेटाए गए थे, यही सिविल हॉस्पिटल में विधानसभा के सामने लाठीचार्ज हुआ।
तो बड़ी सारी चीजें हम लोगों ने देखा है जी। दूसरा, थोड़ा विपक्ष के नेता इसलिए डर गए हैं कि न्यायपालिका भी उनका बहुत साथ नहीं दे रही, तेजी से फैसला कर देती है। तो जिसको सांसद विधायक मंत्री बनना है वो इन सब चीज़ों से बचने लगा है। वो तो राजा भैया ने तो सदन में कहा था कि भैया सड़क पे आंदोलन करने कौन जाएगा, जाओ जनता के मुद्दे पे और अपनी कहानी हमेशा के लिए लगवा लो, कहीं पहुंच ही ना पाओ। तो कहा गया है कि आंदोलन का जो स्वरूप है वो सही होना अति आवश्यक है, अन्यथा उसे बगावत घोषित कर दिया जाता है जी। और बागी के प्रति सत्ता न जवाबदेह होती है और न ही उसको कोई अधिकार प्रदान करती है जी। तो ये चीजें हैं। बहरहाल हम लोग एक बहुत पुराना नारा सुनते थे, जब फैक्ट्रियों में हड़ताल होती थी तो मजदूर लगाते थे कि हर जोर जुल्म के टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। तो सुनिएगा कि तुमने मांगे ठुकराई है, तुमने तोड़ा हर वादा है, हमसे छीनी सस्ती रोटी, तुम छटनी पर आमादा हो, और तो अपनी भी तैयारी है तो हमने भी ललकारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और ये काले बाल वाली बड़ी गोपनीय जानकारी सुरेंद्र राजपूत को बताने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए वीरेंद्र जी। बहन भाइयों, पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ एसएन सिंह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। एसएन सिंह जी, जैसा कि डिबेट से ये बात निकल कर सामने आ रही है कि विपक्ष यूं ही विरोध नहीं कर रहा है, अब हंगामे से लेकर हंसने तक पे भी सदन पर रोक लगेगी, तो बताओ फिर विधायक जी करेंगे क्या वहां पे? नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, अच्छी बात है विपक्ष का कार्य ही विरोध करना, लेकिन विपक्ष जो है वो विपक्ष की भूमिका निभाए तो अच्छी बात है, लेकिन विरोधी की भूमिका निभाएंगे तो निश्चित तौर पे बहुत सारे जनता इन चीजों को देखती है कि अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि कोरोना कालखंड में वैक्सीन वो भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई जाती है, लेकिन विपक्ष उसको जनता के बीच में ये पर चर्चा करता है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की ये वैक्सीन है, इसको ना लगवाया जाए। तो इस तरह के कार्यों को निश्चित तौर पे विपक्ष को भी नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं कह रहा हूं कि हम जवाबदेह जनता के प्रति हैं, विपक्ष के प्रति कम है। मैं पहले भी आपसे कहा था, और भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास यात्रा निकाल कर बताई कि हमने विकास के फला कार्य किया, हमने रैपिड रेल बनाया, डिफेंस कॉरिडोर बनाया, मेट्रो रेल बनाया, खाद का कारखाना चलाया, अमूल की फैक्ट्री लगाई और एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बनाया, औद्योगिक गलियारों में डेवलपमेंट किया। तो इस तरह से कार्यों को हमने किया। हमने 6 लाख प्रत्यक्ष रोजगार दिया, 50 लाख का प्रत्यक्ष रोजगार दिया। दूसरी बात कि जो दूसरे कालखंड में अपराधियों का साथ दिया जाता था उसकी बात की जाती थी, 700 दंगे होते थे। अरे आपने सब काम किया, ये राजभर वाला इशू क्यों नहीं सेटल कर रहे हो आप? मैं ब्रिजेश जी सब एक एक चीजें बताता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पारदर्शिता से जनता के बीच में विश्वास, विकास और प्रयास की राजनीति का एक ऐसा अनोखा उदाहरण पेश की। उसने जाति, धर्म, मत, मजहब को तोड़ के जो विकास के नारे को बुलंद किया, जो सबसे सुंदर नारा दिया, वो आपकी सब बात ठीक है, सबका विश्वास। पर मुझे ये तो बता दो कि इनका इशू क्यों नहीं सेटल हो रहा है, इस पे भी तो क्लैरिटी दो आप। अब बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं कि सुरेंद्र राजपूत जी को इसलिए तकलीफ हो गई और सुरेंद्र राजपूत जी सपनों में चले गए और उन्होंने कहा हिटलर। निश्चित तौर पे कांग्रेस के समय में, समाजवादी पार्टी के समय में हिटलर ही चलती थी। कांग्रेस जो है वो 370 को स्वीकार ली, देश में इमरजेंसी लगा दी, 8 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दी, बड़ा पेड़ गिरा के सिखों की हत्या करा दी, और एक हिटलर ही जो है वो समाजवादी अरे आप सिख एरा तक चले गए, प्रेजेंट में ये राजभर बैठे हैं, इनका इशू पे तीसरी बार पूछ रहा हूं और आप इग्नोर कर रहे हो मेरे सवाल को। अच्छी बात आपने कहा। देखिए हमारे जितने सहयोगी हैं, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको दूंगा, यहीं से नहीं, 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप देखे होंगे पूर्ण बहुमत की अगर सरकार केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की आती है तो भी हम अपने सहयोगियों को सर माथे पर लगाने का कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी अगर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो भी हम अपने सहयोगियों को सर माथे पर लगाने का कार्य करते हैं। अभी है पूर्ण बहुमत है सर, बहुमत से बहुत अधिक हो, यही तो आप सुनिए, इनके इशू को क्यों नहीं सेटल करते हो? जिसको आप पूछना चाहते वही सुनिए ना, जिसको आप पूछना चाहते, जितने हमारे सहयोगी हैं उनके सम्मान में कोई कमी भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी। बड़ी जिम्मेदारी से आपके वो तो अरुण राजभर की आत्मा जान रही है इस समय, मैं क्या तो बोलूं उनको। बैठाकर अपने सहयोगी को चलते इसी नाते
2 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी जो कही जाती थी कभी ये तो केवल ब्राह्मण देखो साफ साफ दिख रहा है कि आप उनके सवाल को इग्नोर कर रहे हो, ये स्पष्ट दिख रहा है। लोग भारतीय जनता पार्टी के इसी नाते हो गए कि भारतीय जनता पार्टी सबकी हो गई। थैंक यू। दीपक रंजन को डिबेट पे लाया जाए। दीपक रंजन जी, अगर आप लोग अनुशासित रहें, हंगामा ना करें, ज़्यादा हंसे ना, तो ये नियमावली बनती ही नहीं। आपने तो अवसर दिया उन्हें। देखिए ब्रजेश जी, अभी एनडीए के दोनों प्रवक्ताओं ने वैक्सीन वाली बात की, पहले मैं इनके वैक्सीन वाली बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, समाजवादी ने या विपक्ष ने मोदी की वैक्सीन नहीं लगवाई, क्योंकि उन्होंने महिमा मंडप उन पे उनकी फोटो लगा दी। इन्होंने वैज्ञानिकों का कोई श्रेय नहीं दिया वैज्ञानिकों को। समाजवादियों ने जब वैक्सीन लगवाई तो वैज्ञानिकों की, साइंटिस्टों की वैक्सीन हमने लगवाई। अरे कुछ बात नहीं है, वैक्सीन में कोई दम नहीं है इस इशू में। बहुत बात आगे बढ़ गई। अब करंट इशू पे आओ। अब आज बार बार दोनों वैक्सीन पुरानी हो गई बात, 2 साल के दोनों प्रवक्ताओं ने यह बात उठाई। वह बात आज हो रही है अनुपूरक बजट की और विंटर सेशन की, लेकिन बात ये लोग कहां से कहां लेकर चले आ रहे हैं। अभी हमारे अरुण राजभर जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता का जो है ये ध्यान रखते हैं, ये उनका जो मंत्री बने या ना बने, लेकिन अभी 69,000 जो शिक्षक इनके घर पे कूच किए, उसको माननीय विधायक जी ने ये कह करके लौटा दिया कि भाई भी मैं मंत्री नहीं हूं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो क्या 24 करोड़ की जनता में 69,000 शिक्षक उसमें नहीं आते? तो मैं तो इसलिए चाहता हूं बार बार अरुण राजभर जी के आदरणीय जो है श्री ओम प्रकाश अच्छा, वो क्या करें? आप लोग तो सब कोई उन्हीं के पीछे पड़ा हुआ है, जिसको देखो उन्हीं को। मैं कह रहा हूं वो क्या करें बेचारे। एक एमएलए हैं, देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी को, सत्ता पक्ष को सपोर्ट किया है, सवाल तो ले लो। वो विधायक हैं जी, अब व्यस्त है, नहीं बोल पाए सदन में, आगे कभी बोलेंगे। बिल्कुल बोले। हम तो चाहते हैं, आप चाहते हो कि सब वही डिसाइड कर दें। हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या, किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, शिक्षा की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या सब उठाए माननीय विधायक जी। हम तो अब देखो अपने विधायकों को समझा देना, ज्यादा हंसना उतना नहीं सदन में, हंसोगे तो बाहर हो जाओगे। देखिए, जिस तरीके अगर विपक्ष जो है काला कपड़ा पहन करके गया तो इनको इतनी आपत्ति हो गई, और सत्ता पक्ष के जिन विधायकों के बाल काले हैं तो क्या कल वो काल मुड़वा करके जाएंगे? जैसे अभी वीरेंद्र सिंह जी ने कहा, तो मैं तो इसका सही जवाब तो सुरेंद्र राजपूत देंगे, इसका सही सॉलिड जवाब देंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे मैं समझना चाहता हूं कि अगर अनुशासन के दायरे में एमएलएज रहें और एक सार्थक परिचर्चा हो, तो इस तरह की नियमावली की फिर आवश्यकता ही क्यों पड़ती? बहुत दिन से ऐसा हो रहा था इसलिए किया गया, इसमें गलत क्या है? ब्रजेश भाई, बड़ा पुराना शेर था कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। आप जंगल के शेर को सर्कस का शेर बनाएंगे तो निश्चित तौर पर विरोध होगा। आज की डेट में विधायकों के ऊपर अगर आप सरकारी बाबुओं वाली नियमावली लगाने की बात करेंगे तो विरोध होगा। आज आपके पास बहुमत है, आप बहुमत के अभिमान में हैं, बहुमत के अभिमान से आप सदन से कुछ भी पार करा सकते हैं। सत्ता, और आपने जो अभी एसएन सिंह साहब ने कहा कि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, तो जनता का ही प्रतिमान विपक्ष है एसएन सिंह साहब, ये आपको भी देखना चाहिए। और विपक्ष और मीडिया, ये दोनों स्थायी भाव के विपक्ष होते हैं, जनता के प्रति जवाबदेह का एक तरीका होता है। लेकिन आप लोग मूल रूप से सब लोगों को टेम करना चाहते हैं, और टेम हम ही को नहीं करना चाहते, टेम आप अपने विधायकों को भी कर रहे हैं। क्या सरकारी बाबू हैं, सरकारी क्लर्क है, सरकारी नौकर है विधायक, जो आप उनके ऊपर नियमावली पे नियमावली लगा दे रहे हो? क्या आप ये मानना चाहते हो? सरकारी बाबुओं का नाम नहीं ले सकते अब, नाम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई? पुलिस का मना है नियमावली में कि किसी अफसर का नाम नहीं। मैं वही बात कह रहा हूं ना, हम तो अफसर का नाम नहीं लिया, मैं तो नौकरी का नाम ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं सरकारी नौकर, मैं कह रहा हूं पुलिस का सिपाही। मैं दूंगा अभी जो ए राउंड हो जाने जिस तरीके से इस तरीके की नियमावली लगाई जा रही है। और दूसरी बात, अरुण राजभर जी, सारी अपेक्षा उन्हीं से है। हमें अरुण राजभर जी के मंत्री पद से नहीं, मैं तो एक चुनौती देता हूं अरुण राजभर जी को। क्या? अरुण राजभर जी पिछली सरकार, मतलब पिछले चुनाव जो है ये जीत करके आए थे समाजवादी पार्टी के साथ। इनको खुली चुनौती है, मंत्री नहीं एक मुख्यमंत्री बन जाएंगे अगर ये अपनी सीट से इस्तीफा दें। और ओम प्रकाश राजभर जी और दोबारा से चुनौती, सुनिए एक मिनट सर, बात तो सुन लीजिए। आप बात नहीं सुनने, आप परेशान कर रहे हो ना उनको। हम परेशान उनको नहीं कर रहे हैं, वो जनता के प्रति जवाबदेह हों
चुनौती है उनको। ओम प्रकाश राजभर क्यों दे दें इस्तीफा? अपनी हो सीट से सकता है कि इस्तीफा सपा के कई विधायक उनके दम पे जीत के आए हों। अपनी सीट से इस्तीफा दें, क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा है। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ की, जैसे दारा सिंह चौहान जी ने चुनाव लड़ा वैसे ही चुनाव लड़े और जीत करके सदन में आए। मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री तो क्या अमित शाह इनको मुख्यमंत्री भी बना देंगे? अरे ऐसे ही क्यों नहीं बना देंगे भाई? आप दो कहानी और सुना आज की डेट में तो ये चीजें सारी अगर आप करेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अनुपूरक बजट लाती है सर, आखिरी बात मैं कह दूं जी, खत्म करें सर, जल्दी बोलिए। अनुपूरक बजट लाती भारत। ऐसी नाकारा और निकम्मी सरकार आपने कभी देखी कि साल में 2-2, 3-3 अनुपूरक बजट आए? अरे भाई, इसका मतलब आपको ना सरकार सब कोई लाता है, आप कहां अनुपूरक? अरे सर, एक मिनट, एजेंडा बना रहे, कौन सरकार अनुपूरक नहीं लाती? ब्रजेश जी, हर सरकार अनुपूरक बजट लाती रही है सर। यहाँ पर बैठे मैं 20-25 साल से देख रहा हूं सर, सब कोई अनुपूरक लाता है। 25 साल में अगर 27,760 करोड़ का बजट कोई अनुपूरक आया हो तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा सर। हर पिछली सरकारें में कांग्रेस के रिजीम को मुझे ध्यान नहीं है, अरे 150 90s के बाद की जितनी सरकारें सब लाती हैं। भाई देखिए, ये अनुपूरक बजट आता है। अब आप कहेंगे 80s में हम नहीं लाते तो मुझे नहीं पता। आप सत्ता पक्ष के पैरोकार मत बनिए। आप मुझे बताओ ना, बताओ किसने नहीं अनुपूरक बजट प्रस्तुत मैं बता रहा हूं ना, कभी 100 करोड़ का, 50 करोड़ का विशेष प्रायोजन के लिए, लेकिन 27,000 करोड़ का बजट। इसका मतलब इनके जो सरकारी बाबू हैं और ये जो मंत्री हैं, ये बिल्कुल नाकारा और निकम्मे हैं। ये लोग जानते ही नहीं 27,000 करोड़। ठीक है, अभी मैं गूगल करके चेक करके आपको अभी ऑनलाइन ही जवाब दे दूंगा। ब्रजेश भाई से मैं अभी चेक करा लेते हैं। मैं ब्रजेश शुक्ला जी से मैं उम्मीद करूंगा। ठीक है, अभी ब्रजेश जी से भी कंफर्म कर लेंगे ना, ये बता देंगे। मुझे लगता है अनुपूरक बजट एक दस्तूर है जो सभी सरकारों में। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, कौन बोलना ब्रजेश जी, मैं 10 सेकंड। हाँ, बोले। ब्रजेश जी, मैं 10 सेकंड जवाब दूं? हाँ, बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, मैं अपने मित्र को 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो इन्होंने कहा, मैं आदरणीय हमारे मित्र जो है इनको कहना चाहूंगा कि सब लोगों ने देखा कि एक चुने हुए देश के प्रधानमंत्री, मैं देश के प्रधानमंत्री कह रहा हूं, मैं कांग्रेस के उस समय के सर, आप लोग दूसरी दिशा में जा रहे हो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं देश के इन सब विषयों पर चर्चा करूं। मेरी चर्चा असेंबली पर है। मैं फिर चुनौती देता हूं अपने मित्र को, अगर उनके हाथ से किसी ने अरुण राजभर को लाया जाए। धन्यवाद। मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप दोनों डिबेट हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए जोर जोर से झूठ भी बोल देते हैं भाई। अरुण, थैंक यू, धन्यवाद। अरुण, ये क्या तो चैलेंज सुरेंद्र राजपूत ने दिया है, हालांकि मैंने टोका आपकी तरफ से उनको। बोलिए अरुण। नहीं, राजपूत जी की बौखलाहट, राजपूत जी की जो बौखलाहट है वो बाल काला करा लेने से वो यहाँ से बौखलाहट जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। जनता इनकी बौखलाहट को देखते हुए इनको केबिन में बैठा के रखी है कि अभी आप आराम करिए, अभी आपको अनुपूरक बजट पेश करने का मौका नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा। आप चिल्लाते रहिए, गरियाते रहिए अति पिछड़ों को। अरे तो आप में दम है तो सुरेंद्र राजपूत का चुनौती स्वीकार कर लो, बात खत्म कर लो। देखिए, हम नहीं, सुनिए हमारी बात। राजपूत जी, अगर इतना ही चिंता है तो अपने दोनों विधायक जो इनके पैरेलल हैं उनको भी इस्तीफा दिलवा दें, जो सपा से जीत के आए थे। जो नहीं, उनका सपा से कोई कनेक्शन नहीं था। सपा से जीत के आया तो चाटो हैं, वो जी हार के अरे कौन सपा से जीत के आया बताइए ना। उनको अपनी आप देंगे समय में बोल दिया। अरे भाई 2017 में अरे 17 सुरेंद्र जी ने बीच में नहीं, सुरेंद्र जी प्लीज आज है। अरुण बोलिए आप। अरुण अकेले बोलिए आप। देखिए क्या है, अभी हमारे दीपक रंजन जी कह रहे थे कि हम मुद्दों की बात नहीं। अरे ये सुरेंद्र राजपूत ऐसी बात कहें, इनका जवाब दो। दीपक तो कुछ नहीं कहा। देखिए वो हल्के लोग हैं, उनकी हल्के लोगों की बात हम नहीं करते हैं। हम रंजन साहब की बात करते हैं, उन्हें बड़े मुद्दे गलत है सुरेंद्र जी, गलत है। आप बोल चुके हैं सर, अब आप नियम तोड़ रहे हैं सर। यहाँ दिन नियमावली बन जाएगी सर, किसी दिन नियमावली बन जाएगी सर, किसी दिन नियमावली बन जाएगी सर। होनी चाहिए। धन्यवाद। सुनिए, वो हल्के ये चिल्लर चिरकुट की बात हम नहीं कर रहे हैं, या समाज को जैसी बात करते हैं। धन्यवाद। ब्रजेश शुक्ला जी को लाया जाए। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी ने आपको कहा चिरकुट। अरुण थैंक यू। समाजवादी पार्टी ने आपको कहा चिल्लर। थैंक यू। समाजवादी पार्टी ने आपको धोखेबाज कहा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया दोनों। थैंक यू। ब्रजेश शुक्ला जी को स्क्रीन पे लाया जाए। ब्रजेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसा अभी सुरेंद्र राजपूत क्लेम कर रहे थे कि कोई अनुपूरक नहीं लाता था। नहीं, कोई अनुपूरक नहीं सर, इतना बड़ा अनुपूरक। क्या फिर आपने 27,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पिछले 30 सर, इसके पहले इससे ज्यादा का भी आ चुका है। मैं 40,000 या 53,000 करोड़ का था। मैं ब्रजेश जी कनेक्ट करता हूं ना, क्लैरिटी दे देंगे। पेश नहीं होता था। ब्रजेश जी बताइए, क्या अनुपूरक बजट इसके पहले कभी प्रस्तुत नहीं होता था? सुरेश जी को शायद मालूम नहीं है कि अनुपूरक बजट जो है ये
पेश होता रहा है, कांग्रेस के सरकारों में भी पेश हुआ है, मुलायम सिंह जी की सरकार में हुआ है, मायावती के भी हुआ है। अब इसके आकार को लेकर के सुरेश जी जो बात कह रहे हैं, वास्तव में बजट का आकार बहुत बड़ा हो गया है। अब आप देखिए कि अब तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बजट था। तो जो बड़ा बजट का स्वरूप बड़ा होगा तो अनुपूरक भी बड़ा होगा। अब अनुपूरक जो है इसीलिए बहुत ज्यादा बड़ा होता चला जा रहा है। अनुपूरक आता ही नहीं था, ये तो आप शुरू किया है। कौन सी बात कर रहे थे? अभी सबको झूठ बता रहे थे। मैंने कहा आप कह रहे हैं आकार छोटा हो रहा है। ब्रजेश भाई सुरेंद्र जी ने सर सुनने की क्षमता विकसित करें सर। मैंने ये कहा कि अनुपूरक बजट इतना बड़ा नहीं आता तो सर बजट का साइज बड़ा होगा तो अनुपूरक भी तो बड़ा होगा ना। अगर आप तो पूरा झुठला रहे थे अभी। नई योजना हुई उसके लिए अनुपूरक आप ब्रजेश जी को बोलने दें, आप उनके मुंह में टेप क्यों लगाए? हमने उनके मुंह में। ब्रजेश जी बोलिए। हिम्मत नहीं है। हाँ, तो कारण क्या है कि अनुपूरक बजट जो है, मुझे याद है नारायण दत्त तिवारी पेश करते थे, मुलायम सिंह जी पेश करते थे, कल्याण सिंह जी उसमें आता था। अनुपूरक बजट एक आवश्यकता है और सदन इसको पारित करता था बिल्कुल सर्वसम्मति से, कोई ज्यादा वो नहीं करता था विरोध, क्योंकि उससे खर्चे चलते हैं, जो होता है उससे खर्च। तो अनुपूरक बजट की जहां तक इसके आकार की बात है, क्योंकि बजट का आकार बढ़ता चला जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये बड़ी अच्छी बात है। तो अनुपूरक बजट का भी आकार बढ़ता जा रहा है। सर, नियमावली में एक चीज है जिसका मुझे बड़ा गुरेज है और मैं कहूंगा विधानसभा अध्यक्ष को कि इसको रिकंसीडर करें। इसमें है कि आप हंस नहीं सकते हैं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हंस तो सकते हैं अभी डिबेट में हम लोग हंसते, कल को सुरेंद्र राजपूत रोक लगवाएं, क्या संभव है सर? नहीं होगा। ब्रजेश जी सिंह साहब लगाएंगे। देखिए, सदन तो इसमें जरूर आपने बिल्कुल सही आपत्ति उठाई कि सदन जो है हंसी ठहाके और व्यंग और एक दूसरे के चुटीले नहीं, मैं तो विधानसभा अध्यक्ष से अपील करता हूं कि नियमावली में थोड़ा संशोधन सुझाएं, संशोधन लाएं और ये हंसने पर जो प्रतिबंध है ये वाला प्रतिबंध हटा लें। लोग हंसने पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और संसदीय परिचर्चा का आप सब हिस्सा बने। और बहन भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।